बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। दिस इज़ मुख्तियार हुसैन तबस्सुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का, जिस तरह से आपने मेरे लेक्चर्स को सुना और इनमें दिलचस्पी का मुज़ाहिरा किया, फ़ीडबैक दिया, बहुत शुक्रिया। तो लेक्चरशिप के हवाले से जैसा कि हम सब जानते हैं, कल भी हमने इस पर बात की थी कि लेक्चरशिप के हवाले से कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सी बुक्स का आपने इंतखाब करना है। इस सिलसिले में मैं एजुकेशन और हेडमास्टर की बुक्स और उनका रिव्यू आपको पहले बता चुका हूँ। उसके साथ ही मैं इंग्लिश के लेक्चरर का जो बुक रिव्यू है वो भी आपको दे चुका हूँ। जनरली स्पीकिंग, जब आप किसी भी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपको किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे और आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अक्सर लोग, मैं देख रहा होता हूँ कि हर बंदे से पूछे जा रहे होते हैं कि हमारा फ़लाँ वाला सब्जेक्ट है, हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जब बंदा 16 साल अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद भी लेक्चरशिप के हवाले से ख़ास तौर पर अगर बंदे को ये भी ना पता हो कि मैंने कौन सी बुक पढ़नी है, तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। तो 3 चीज़ें, मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। आपका सब्जेक्ट जो भी है, आप उन 3 बातों पर अगर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। शर्त ये है कि आप उन पर अमल करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लेक्चरशिप का पेपर होता है उसमें 80% आपका सब्जेक्ट होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, जियोग्राफिया है, अरबिक है। बाकी का जो 20% है वो जीके होगा। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जीके में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, उर्दू से क्या आएगा, इस्लामियात से क्या आएगा, इंग्लिश में से क्या आएगा और उसको कैसे हल करना है। पहले हम बात करते हैं वो 3 चीज़ें, वो 3 पॉइंट, वो 3 खसूसियात जो आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चरशिप के लिए। सबसे पहली बात, आपका जो स्टडी है, आपका जो नॉलेज है, अपडेटेड हो। किस चीज़ के बारे में अपडेटेड हो? आपका अपना सब्जेक्ट फुली प्रिपेयर्ड हो। थारो स्टडी करें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो आपको, आप उसको सब्जेक्टिवली पढ़ें। जो आप पहले बुक्स पढ़ चुके हैं, जिनके लिए आपने पेपर दिए, उनको दोबारा से थारोली स्टडी करें, क्योंकि पेपर देने और पीपीएससी की तैयारी करने की स्टडी में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हम जस्ट मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, हेडिंग्स देखते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन खुद कर देते हैं। लेकिन जब पीपीएससी की तैयारी हम करने लगते हैं तो उसके लिए हमें माइन्यूट और डीप स्टडी चाहिए होती है, ख़ास तौर पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी। आप उसको एक टॉपिक को, एक चैप्टर को आप थारोली पढ़ें, उसके बाद अपने सब्जेक्ट फेलो से या किसी एक्सपर्ट से उसको डिस्कस करें, उसकी माइन्यूट चीज़ें गौर से देखें। क्योंकि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन पेपर में वही चीज़ें देता है। उसकी कोशिश होती है कि वो पेपर में वो चीज़ें दे जो आप इंतहाई आसान समझते हैं, या पेपर में वो चीज़ें दे जो आप बहुत मुश्किल समझते हैं। तो कोशिश करें कि इंतहाई आसान से लेकर इंतहाई मुश्किल तक सारी चीज़ों को गौर से डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करते हो, जब आप आपस में बात करते हो, तो वो आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, आपको रटा नहीं लगता। अक्सर दोस्तों का शिकायत होती है कि जब हम पीपीएससी का पेपर देने जाते हैं तो हमें चारों ऑप्शंस ठीक लगते हैं। तो चारों ऑप्शन मैं उन्हें कहा करता हूं कि कब ठीक लगती हैं? जब आपकी स्टडी डीप और कॉन्सेप्चुअल नहीं होती। जब आपने जस्ट, ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जस्ट ऑब्जेक्टिव जो है उनको वो देख लिया जाए, और इतने मॉडल पेपर कर लिए हैं मैंने, मुझे बता रहे होते हैं मैंने इतने ऑब्जेक्टिव कर लिए, इतनी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ लिए, तो क्या मैं हो जाऊँगा? ऐसा नहीं होता है, सॉरी टू से। आप जस्ट ऑब्जेक्टिव जब पढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर सेट और पीपीएससी का जानदार पेपर होता है वो उसी स्टेटमेंट को सेम वैसे नहीं देगा जैसे आपने ऑब्जेक्टिव में रट्टा लगाया हुआ होगा। क्या नतीजा क्या निकलेगा कि आप 20, 25, 30, 35, 40 नंबर तो ले लेंगे, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी डीप और कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, आपका सब्जेक्ट जो भी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो अपने सब्जेक्ट को थारोली पढ़ने के बाद आप दूसरी चीज़, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कारवान की अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चरशिप की बुक लें। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो कारवान लेक्चरर इंग्लिश लें। अगर आपका उर्दू है तो कारवान लेक्चरर उर्दू की बुक लें। अगर आपकी अरबिक है तो कारवान लेक्चरर अरबिक की बुक लें। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप कारवान की लेक्चरर की उससे रिलेटेड तकरीबन सब्जेक्ट्स की उनकी बुक्स आ रही हैं और वो बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपको जो मैंने बार बार मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो आपके जनरल नॉलेज के लिए है, वो है आपका
कारवान एक ही बुक है, बड़ी शानदार और बेहतरीन बुक है, जो मैंने अपनी सिलेक्शन के वक्त भी स्टडी की थी, मेरे पास है भी। उसके भी मैंने कोशिश की है कि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसमें मैं डेली उसका एक पेज ऑब्जेक्टिव का, जनरल नॉलेज का शेयर करता हूं। अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है कारवान की, आप उसका उर्दू का पोर्शन अलग होगा, उसका इंग्लिश का अलग होगा, उसका इस्लामियात का अलग होगा। आप उसका 1, 2, 3 सफ़े डेली पढ़ें, बेहतरीन अल्फाज में, बेहतरीन अंदाज में, और ऑथेंटिक मटेरियल है वो ज़रूर अपने पास रखें। आपने जहाँ भी अप्लाई करना है, जो भी पोस्ट आपने अप्लाई करनी है, आपके पास जनरल नॉलेज की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, आपके अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो, आपके पास कारवान की लेक्चरर की वो बुक हो, और तीसरा आपके पास कारवान की जनरल नॉलेज की बुक हो। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या पढूं, मैं कैसे पढूं। आप के अंदर ये 3 पॉइंट अपने अंदर डेवलप करें, उसके साथ अपने अंदर कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की हैबिट अपने अंदर डालें। किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो इसके साथ 20% का जो जीके है वो मैंने आपको बताया अभी कि वो कैसे होगा। उर्दू की अगर हम बात कर लें तो उर्दू में वो मुसन्नफ़ पूछेगा, बुक्स के नाम पूछेगा कि ये बुक किसकी लिखी हुई है। इसके अलावा वो डिफरेंट एजेस के जो मुसन्नफ़ हैं उनको पूछेगा, जो मशहूर राइटर्स हैं उनके वो पूछ सकता है कि उनके तखल्लुस कौन से थे। और कई दफ़ा वो ऐसा होता है कि एक शेर देता है और वो पूछता है कि ये शेर किसका है। इस तरह से आपको जो पोइट्री है उसमें भी इंटरेस्ट अगर है तो आपको अशार का पता हो कि ये कई दफ़ा में अशार आते होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसका जो पोइट है वो कौन है। आपको अशार के पोइट नेम आते हों जितने आप कर सकते हैं, उसके साथ ही आपके पास राइटर्स के बारे में मालूमात हों, पोइट्स के बारे में उर्दू की मालूमात हों, उर्दू का शेक्सपियर किसे कहते हैं, उर्दू का कीट्स कौन है, उर्दू का शैले किसे कहते हैं, उर्दू का वर्ड्सवर्थ कौन है। ये इस तरह की बातें, बेसिक चीज़ें वो उर्दू की पूछेगा। इसके अलावा वो एक शेर का एक मिसरा देगा, दूसरा वो आपसे पूछेगा कि इसका दूसरा मिसरा क्या हो सकता है। वो ऑप्शन देगा 3-4, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होगा। उर्दू की ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू की आगाज़ जो है उर्दू का कहाँ से हुआ था, उर्दू के मुख्तलिफ़ जो असालीब हैं वो कौन कौन से हैं, उसके जो नसर क्या होती है, नाज़म क्या होती है, बंद क्या होता है, शेर क्या होता है, मक्ता क्या होता है, मतला क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें वो ज़रूर पूछता है, ये आपको क्लियर हो। जब हम इस्लामियात की बात करते हैं तो इस्लामियात में वो अमूमन शुरू करेगा, आप अपनी स्टडी भी वहीं से शुरू करें। वो अंबिया से शुरू करता है कि कौन सा नबी किस कौम के लिए मबूस हुआ था, किस नबी की जो कौम है, जो उम्मत है, उसका नाम क्या था। जैसे आद है, समूद है, उन कौम की खसूसियात क्या थीं, उनके अंबिया कौन से थे, उनकी खसूसियात कौन सी थी, उनका दौर कौन सा था, और जिन उम्मतों को अल्लाह ताला ने आज़ाब से गुजारा है तो उनको आज़ाब किस तरह का दिया गया था। मसलन आद जो है वो किसकी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, और जो समूद है वो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। इन दोनों को किस तरह से अज़ाब आया, किसी को पत्थरों की बारिश हुई, किसी को बहुत ज़्यादा बारिश बरसाई गई, जैसा कि हज़रत जो नूह अलैहिस्सलाम है उनकी कौम को किस तरह से अज़ाब आया, उनका जो पानी था वो कहाँ से शुरू हुआ। इस तरह की चीज़ें वो पूछेगा। इस तरह से वो पूछेगा कि मुख्तलिफ़ अंबिया का आपस में क्या रिलेशन था। इसी तरह से वो पूछेगा कि जो मुख्तलिफ़ अंबिया गुज़रे हैं उनको कौन कौन सी स्पेशलिटी हासिल थी, वो किस चीज़ में माहिर थे, वो कौन सा काम करते थे। कोई खेती बाड़ी करता था, कोई तीर बनाता था, कोई ज़रा बनाता था। और इस तरह से मुख्तलिफ़ जो पैगम्बरों की खसूसियात हैं वो कौन सी थीं। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़ुबान समझते थे, हवा को अल्लाह ताला ने उनका ताबे बना दिया था। अक्सर वो पूछता है कि वो कौन सा नबी था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा भी परिंदों की ज़ुबान समझता था, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह से वो पूछेगा कि इन अंबिया का आपस में जो रिश्ता था, वो ताल्लुक़ था, जो उनका अदवार थे वो कौन कौन से थे, उनके दौर में फ़र्क क्या था, मुख्तलिफ़ अंबिया के दरमियान गैप कितना था। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मबूस होने में तकरीबन 600 साल का फ़र्क था। तो इस तरह की वो चीज़ें पूछेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।